हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारा नेक्स्ट वीडियो, नया वीडियो। तो आज मैं आपके बहुत से डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के मन में होते हैं, जो मेरे मन में थे। मैक्सिमम जितने डाउट्स मैं इधर लिख पाया हूँ, आपके कुछ एक्स्ट्रा डाउट्स भी होंगे, वो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा और थोड़े पेशेंस के साथ मेरा वीडियो सुनिए। हाँ, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं उस पर इम्प्रूवमेंट की कोशिश कर रहा हूँ और मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला डाउट है, 6 to 12 की एनसीईआरटीज़ पूरी की पूरी पढ़ना ज़रूरी है क्या? तो बिल्कुल नहीं। इन शॉर्ट, मैंने अगर आपने मेरा स्ट्रेटजी वाला वीडियो देखा होगा, बुक लिस्ट वाला, जो मैंने बहुत पहले ही अपलोड किया था, 1 घंटे का वीडियो है वो टोटल। उसमें मैंने बुक लिस्ट बताई है, आप उसे फॉलो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 6 से 12 की एनसीईआरटीज़ ज़रूरी नहीं है। मैंने कम से कम 25 से 30 ऑफिसर्स को पूरा उनके ऊपर रिसर्च किए, पता किया है, उनकी बुक लिस्ट के बेस पे, उनके बैकग्राउंड के बेस पे। अगर आप अगर आप 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे, इनफ है। इससे नीचे की जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैंने बस एक ही एनसीईआरटी ली है जो 11 से नीचे की है, वो है क्लास 10th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी, जो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए ली है, और कुछ भी नहीं लिया है। वो एक मैंने मेघा अरोरा करके एक मैम है, जो एक आईएफएस ऑफिसर है, उनकी बुक लिस्ट को देख के लिया था मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट है, द हिंदू के नोट्स बनाना ज़रूरी है क्या? तो पहली बात तो द हिंदू पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है मेरी नज़र में, क्योंकि द हिंदू जब मैं पहली पहली बार पढ़ने बैठा था, मैंने हार्डली 6 दिन या 1 हफ्ता ऐसा कुछ पढ़ाई की थी, और सीरियसली मुझे 2 से 3 घंटे लग गए थे उसे पूरा कंप्लीट करने में। और उसमें भी उसमें वॉकेबुलरी बहुत ज़्यादा ही हाई लेवल की आती है, तो उस पर ग्रैस्प पाना इट्स नॉट ईजी। मतलब उसे पढ़ो फिर उसके नोट्स बनाओ, बहुत टाइम जाता है। और अगर कोई नया इंसान उसे पहली बार पढ़ रहा है, कोई बिगिनर पढ़ रहा है, तो फिर और उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो मैं बहुत से ऑफिसर्स, मैंने करंट अफेयर्स के भी स्ट्रैटेजी का वीडियो अपलोड किया है। तो अ, तो ये करंट अफेयर्स का वीडियो मैंने एक अपने स्ट्रैटेजी वाले वीडियो पे मतलब अपलोड किया है, द करंट अफेयर स्ट्रैटेजी फॉर यूपीएससी। मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। मैं सिर्फ मंथली मैगजीन्स और इनसाइट्स ऑफ इंडिया के डेली नोट्स फॉलो करता हूँ। ये द हिंदू के चक्कर में मैंने पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ द हिंदू पढ़ के ही प्रिपरेशन छोड़ देते हैं। मैं बहुत से ऑफिसर्स का नाम अभी भी आपको बता सकता हूँ। मेरे करंट अफेयर्स का स्ट्रैटेजी का वीडियो आप एक बार ज़रूर देखिएगा। मैं अभी भी आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि ये अनु कुमारी मैम, अंजलि बिरला मैम, सुयास चौहान सर, एक एक आईआरएस ऑफिसर है, मैंने नाम मैं भूल गया उनका, आप मेरे करंट अफेयर्स के स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में देख सकते हैं। उन सभी ने, और भी बहुत से, मेरे पास अभी पूरे नाम की लिस्ट नहीं, याद नहीं है, पर जितने भी मन में आए मैंने आपको बता दिया। इन सभी ने यही कहा है कि वो बहुत से लोग द हिंदू की प्रिपरेशन के मतलब जब इससे शुरू करते हैं पढ़ना इसको, तो प्रिपरेशन छोड़ देते हैं, और वो लोग ने मंथली मैगजीन और डेली नोट से ही पढ़ के एग्ज़ाम क्लियर किया है। यूपीएससी आपको ये नहीं पूछने वाला कि आपने नोट्स पढ़े हैं या करंट अफेयर्स के न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं। तो आप आंख बंद करके भरोसा कीजिए और डेली नोट्स और मैगजीन्स पढ़िए। इसका आउटपुट रेशियो भी बहुत ज़्यादा है। आप मेरा डिटेल में स्ट्रैटेजी देख लीजिएगा करंट अफेयर्स का, आपका बहुत डाउट क्लियर हो जाएगा उसमें। कोचिंग ज़रूरी है क्या? वो डिपेंड करता है आप पर। अगर आपको सच में अगर आपके पास टाइम कम है, आप रिच हैं, और आपके पास कोई ज़्यादा वो नहीं है, मतलब गाइडेंस नहीं है, और टाइम कम है जैसे मैंने पहले बोला, तो आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है और कोचिंग की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, तो करिए। और तीसरे वो लोग हैं जो, मतलब जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं है, जिनके पास सफिशेंट मनी नहीं है कोचिंग लेने के लिए, प्लस टाइम भी कम है, तो उनके लिए तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। आप चाहे तो दूसरे अटेम्प्ट की भी तैयारी, लेकिन आपके पास जो अटेम्प्ट है उसमें आप बेस्ट दीजिए, क्या पता आपका कम टाइम में ही निकल जाए। यूपीएससी वैसे भी अनप्रेडिक्टेबल है, कोई कुछ कह नहीं सकता। तो भरोसा रखिए, ऐसा मत देखिए कि मेरे पास टाइम कम है, ये वो कम है। आप अपना बेस्ट दीजिए उसमें। इतने सारे गाइडेंस वाले चैनल है, मैं गाइड कर रहा हूँ। हाँ, मेरा नया नया चैनल है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आप बहुत सारे चैनल से आप उसे फॉलो, द ओनली आईएएस, मृणाल सर के चैनल से, फिर और भी बहुत से स्लीपी क्लासेस करके हैं, तो आप इनको फॉलो कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि पूरा प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा।
यूट्यूब पर सब कुछ पड़ा है, गूगल पर सब कुछ पड़ा है। आप कोरा के ब्लॉग्स पढ़िए, आपके अच्छे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कोरा एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, क्वेश्चन आंसर वाला प्लेटफॉर्म है। उसमें बहुत से ऑफिसर्स आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि यूपीएससी में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप जिसके लिए आपको कोचिंग ज्वाइन करनी पड़े। जनरल स्टडीज़ की जो ये सब प्रिपरेशन है वो सब आप घर पे से ही पढ़ सकते हैं। हाँ, वो थोड़ा गाइडेंस में प्रॉपर मदद करते हैं, बाकी पढ़ना आपको खुद ही पड़ता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस है तो आपको सेल्फ स्टडी के अलावा और कोई दूसरी चीज़ की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है आंसर राइटिंग ज़रूरी है क्या, कब से शुरू करें? तो आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। तब ज़रूरी नहीं है जब आप आईपीएस ऑफिसर सफीन हसन की तरह, या और भी बहुत से ऑफिसर्स हैं जिन्होंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की है, उनकी तरह कॉन्फिडेंस है। क्यों? कॉन्फिडेंस का राज क्या है? उनका कंटेंट पूरा प्रिपेयर है, उनको स्ट्रक्चर करने अच्छे से आता है, और उनकी स्पीड तीनों रेडी है पहले से। उनको मतलब भरोसा है खुद पे। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है, अगर आपके पास कंटेंट रेडी है, आप स्ट्रक्चर करने आपको अच्छे से, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, मल्टीपल एस्पेक्ट्स जो कवर करते हैं वो आप अच्छे से कर सकते हैं, और आपके पास स्पीड है, 7 से 9 मिनट में आप एक आंसर लिख सकते हैं, तो आंसर राइटिंग आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर ये तीनों क्वालिटीज़ आपके पास नहीं है तो आंसर राइटिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और कब से शुरू करना है वो डिपेंड करता है आप पे। अगर आपको लगता है आप बहुत कमज़ोर है तो प्रीलिम्स से पहले कीजिए, क्योंकि मैं प्रीलिम्स के बाद शुरू करूँगा। क्योंकि इनफ टाइम है आंसर राइटिंग। अगर आपका कंटेंट रेडी है तो आपको दो ही चीज़ की ज़रूरत है, एक तो स्ट्रक्चर, कैसे आंसर लिखना होता है, और कैसे आंसर लिखना होता है, और प्लस ये, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, एक मिनट, तो कैसे आंसर्स आपको लिखने हैं तो वो आपको पता चलता है, और ये स्पीड आपको इम्प्रूव होनी चाहिए। ये दो चीज़ बहुत मेन है। कंटेंट तो आपका प्रिपरेशन टाइम बन जाएगा, बाकी जो स्ट्रक्चर करना होता है, स्पीड, वो आंसर राइटिंग से ही आएगी। तो अगर आपको लगता है कमज़ोर है तो आप कीजिए, और प्रीलिम्स के बाद इनफ टाइम है, आप प्रिपेयर कर सकते हैं, उतना टाइम इनफ है आंसर राइटिंग के लिए। कब से शुरू करें? अच्छा सॉरी, ये तो मैंने बता दिया, प्रीलिम्स के बाद करें, इनफ है। ऑप्शनल की कोचिंग ज़रूरी है क्या? ऑप्शनल की कोचिंग ज़रूरी कब है? अगर आपका ऑप्शनल टेक्निकल सब्जेक्ट, आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री या अकाउंटेंसी जैसे सब्जेक्ट्स आपने लिए हैं, चूज़ किए हैं, कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो आपको जैसे, क्योंकि इनके पर्टिकुलर फिक्स सोर्सेज भी जल्दी मिलते नहीं हैं, और ऊपर से बहुत ही इनका जो बेनिफिट रेशियो बहुत कम है। लाइक ये अदर जीएस पेपर्स में हेल्प नहीं करता। अगर आप, जैसे मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है तो ये मुझे जीएस 1, 2 और 4 में हेल्प करता है, मुझे एसए में हेल्प करता है। एसए में एसए के पेपर में एक एसए का टॉपिक सोशियोलॉजी का ऑप्शनल से ज़रूर आता है, कन्फर्म आता है। तो ये देखिए, अगर आप मैथ्स ले रहे हो तो आपको सीसेट के अलावा और कहीं तो हेल्प करेगा नहीं वो। तो ये कुछ चीज़ है। तो अगर आपका टेक्निकल सब्जेक्ट है तो आप ऑप्शनल सिलेक्ट कीजिए, मतलब कोचिंग लीजिए। और फिर भी अगर, और स्पेशली क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए कम से कम 6-7 महीने देने पड़ते हैं, इन्हें प्रिपेयर करने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है। ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट 3 से 4 महीने में प्रिपेयर हो जाते हैं। तो इस हिसाब से आप सोच के चलिए कि आपको कैसे ऑप्शनल की कोचिंग लेनी है कि नहीं। अगर आप बहुत कॉन्फिडेंस, आपका ग्रेजुएशन सब्जेक्ट या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी नॉलेज अच्छी है तो आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए, वरना तो आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। पर टेक्निकल वालों को मैं यही कहूँगा कि आप कोचिंग लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ वाले तो फिर भी उनके लिए बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेज पड़े हुए हैं, और बहुत अच्छा गाइडेंस है, तो आप क्लियर कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शनल चुने तो वो आपके इंटरेस्ट के बेस पे है। मैंने तो सोशियोलॉजी इसलिए लिया क्योंकि मुझे जेंडर और वुमन एम्पावरमेंट, ये सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ना अच्छा लगता है। प्लस इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो और आउटपुट रेशियो बहुत ज़्यादा है। लाइक जैसे मैंने बताया, बहुत से पेपर्स में हेल्प करता है, इंटरव्यू में काफ़ी काफ़ी अच्छा हेल्प करता है। सोशियोलॉजी के जो ऑप्शनल जो टॉपर्स है, इनके इंटरव्यू में मार्क्स बहुत अच्छा आता है, क्योंकि आपको सोसाइटी का बहुत अच्छा नॉलेज रहता है, आप क्वेश्चंस अच्छे से टैकल कर सकते हैं। दूसरा ये कि ऑप्शनल कब से शुरू करें, तो ये है कि आपका ऑप्शनल प्रीलिम्स से पहले एक बार तो प्रिपेयर होना ही चाहिए, एक बार कंफर्म, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे ह्यूमैनिटीज़ का हो। क्योंकि खासकर टेक्निकल वाले तो पहले, प्रीलिम्स से पहले आपका एक बार होना ही चाहिए। और ह्यूमैनिटीज़ वाले प्रीलिम्स के बाद आपका फिर भी क्लियर करने का चांस है, बट सेफ प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, कहते हैं ना। तो आप पहले एक, मतलब प्रीलिम्स से पहले एक बार रेडी करके रखिए। और दूसरा ये कि क्या मैं यूपीएससी क्लियर कर सकता हूँ क्या? तो पहली बात, आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं ज़रूर। मैं बहुत से ऐसे एवरेज ऑफिसर्स को जानता हूँ, एक हिमांशु कौशिक करके सर हैं, आईएएस हैं। उन्होंने
वो खुद एक उनका आप कोरा पे ब्लॉग पढ़ सकते हैं, ये एक एवरेज स्टूडेंट रह चुके हैं, कोई आईआईटी कोई आईआईएम से नहीं है, नॉर्मल इंजीनियर है। अल्फांसो कन्नानाथन का नाम आपने सुना होगा, जो फिलहाल में हमारे एक मिनिस्टर हैं, आप इनका नाम सर्च मार सकते हैं, अल्फांसो कन्नानाथन। और फिर इनके 12th में तो, इनके 10th में तो मेरे ख्याल से 45% आए थे। दूसरे और भी बहुत से ऑफिसर्स के नाम है जो नॉन आए। इनफैक्ट मैं आपको मल्टीपल आईआईटियंस का नाम, एक प्रेम प्रकाश है, राम प्रकाश करके आईएएस ऑफिसर है, और बहुत से ऑफिसर्स है जो आईआईटियन है जिनके मैं नाम बता रहा हूँ। उन्होंने आईआईटी दिल्ली, कानपुर, बॉम्बे से पढ़ाई की, ऐसे बहुत से हैं जिनको 4 से 5 अटेम्प्ट लगे हैं, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ इनको खुद को 5 अटेम्प्ट लगे हैं। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है आप एवरेज, आप आईआईटियन है, आपको सिर्फ यूपीएससी का सिलेबस करना है, ये सबके लिए सेम ही है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आपने सिलेबस कवर किया है तो कोई मैटर नहीं करता, आप एवरेज है, आप आईआईटियन है, आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं बस। बहुत से ऑफिसर्स के नाम में अभी मुझे अभी याद नहीं है, जो इतने पता थे, राम प्रकाश सर है, फिर एक आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट को मैं जानता हूँ, उनका उन्होंने उनका रैंक आया था 615, उनका यूट्यूब चैनल है अभिजीत यादव करके, बट उन्होंने उनका रैंक कितने थर्ड या फिफ्थ अटेम्प्ट में आया था, जो आईआईटी दिल्ली के हैं, और वो भी 600 के ऊपर आया था। तो बट स्टिल आप सोचिए, आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट, फिर वो प्रेम प्रकाश सर आईआईटी कानपुर के, तो इतने और कितने, हमारे गोविंद जायसवाल सर, अंसार शेख सर, इन सब ने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले, जो कि एक आर्ट्स के स्टूडेंट रह चुके हैं, और भी हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम से। तो ऐसे सोचिए आप, तो आप निकाल सकते हैं एग्ज़ाम को, इस एग्ज़ाम को भरोसा रखिए, 10-12 घंटे की स्टडी दीजिए, कोई 15 घंटे देने की ज़रूरत नहीं है, कोई 6-7 घंटे की ज़रूरत नहीं है, 10 से 12 घंटे सबसे परफेक्ट टाइम होता है। अगर मैं नहीं क्लियर कर पाया तो फिर क्या करूँगा, मतलब क्या करेंगे? तो नहीं क्लियर कर पाए तो क्या हुआ, तो 99% नहीं क्लियर करने वाले कॉमन है। आप स्टेट पीसीएस दीजिए, आप दूसरा करियर बैकअप देखिए। मैंने अपना बैकअप वाला वीडियो भी अपलोड किया है कि यूपीएससी के लिए कौन कौन से बैकअप्स, आप मेरा वीडियो देख सकते हो, उस पर आपका ये वाला पॉइंट उस पर ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सच बोलूँ तो आपको ज़रूर देखना चाहिए वो वीडियो, एक बार पेशेंस के साथ देखिए। कौन से कोचिंग के कंपाइलेशंस पढ़ने चाहिए करंट अफेयर्स के लिए, तो मैं तो पर्सनली इनसाइट्स ऑन इंडिया के मंथली और डेली उसी के फॉलो करता हूँ। एक ही मैं अनु कुमारी मैम का अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ, और मैंने विजन के भी नोट्स पढ़े, बट मुझे इनसाइट्स ऑन इंडिया और मंथली करंट अफेयर्स जो इनसाइट्स ऑन इंडिया के हैं डेली नोट्स और मंथली, वो मुझे ज़्यादा बेटर लगते हैं। मैं कोई योजना कुरुक्षेत्र नहीं पढ़ता, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। कैसे स्टार्ट करूँ यूपीएससी की प्रिपरेशन, तो ये एक टॉपिक है कि वो तो मैंने आपको बताया है, वो अपने वो वाले क्या कहते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, अभी किया है मैंने शायद। उसमें ये कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यूपीएससी, उस टॉपिक का नाम है, तो आप वो देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा आपको कैसे शुरू करना है। और मैं एक वीडियो ये भी डाल दूंगा कि किस सीक्वेंस में आपको प्रिपरेशन करनी है, लाइक पहले कौन सा पेपर पढ़ना है, बाद में कौन सा पेपर पढ़ना है, जीएस 1, 2, 3 में पहले कौन सा पढ़ना है, वो वीडियो में डाल दूंगा। और फिलहाल आप सिलेबस और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट कीजिए, आपको पूरा आगे का आइडिया लग जाएगा कि आपको पहले पॉलिटी पढ़ना है या इकोनॉमी पढ़ना है। कितना टाइम लगेगा, 1.5 साल इनफ है, चाहे एवरेज हो चाहे टॉपर हो, आप कहीं से भी बेस्ट दीजिए। ये 1.5 साल 18 महीने, आप 18 मंथ्स मतलब 18 मंथ्स आप 10 से 12 घंटे दीजिए रोज के, आपका आराम से एग्ज़ाम निकल जाएगा, अच्छा खासा रैंक आ जाएगा, टॉप 100 या 200 में तो आ ही जाएगा। मेरी एज बहुत ज़्यादा है और अटेम्प्ट बहुत कम है, तो अनु कुमारी मैम के बारे में आप जानते ही हैं। दूसरा ये हिमांशु कौशिक सर की अगर मैं बात करूँ तो उन्होंने 26 की एज पे निकाला है। हमारे अनुदीप सर ने, उन्होंने 26 या 7 पे निकाला है। जुनैद अहमद सर ने 26 पे निकाला है। तो और फिर 29 पे भी बहुत से, एक मैंने 2019 का भी कोरा पे एक मैंने सर को फॉलो करता हूँ मैं, एक एस्पिरेंट थे जिन्होंने आईएएस निकाला है, उनका नाम मैं भूल गया, ए से उनका कुछ नाम आता है, उनका 123 रैंक आया था, 200 सॉरी 2019 से 20 के बैच के हैं वो, 19 से 20 के हैं या फिर 20 से 21 के, दो में से एक के हैं। तो उनका 123 रैंक आया है, और उनका जो यूपीएससी क्लियर हुआ है वो 29 की एज पे हुआ है। तो ऐसे बहुत से ऑफिसर्स हैं। फिर एक विजय सिंह करके भी हैं, उन्होंने 31 की एज पे क्लियर किया है। विजय सिंह या अजय सिंह, विजय सिंह ही नाम है उनका। तो अब एज का टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको लग रहा है बेरोज़गार हैं, अपना बेस्ट दीजिए, जिस दिन रिज़ल्ट आएगा आप सारे सारे टेंशन भूल जाएंगे।
और अटेम्प्ट्स तो जितने अटेम्प्ट्स आप उसमें बेस्ट दीजिए, वरना बैकअप प्लान्स तो हैं ही, क्योंकि कुछ नहीं सचा कुछ तो सही, बेरोज़गार नहीं रहना है बस। याद नहीं हो पा रहा है, इसका एक ही फॉर्मूला है, रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज। आप जो भी पढ़ रहे हैं, अगर आप रिटेन नहीं कर पा रहे तो इसका एक ही, आप मल्टीपल रिविजन्स कीजिए। कोई आइंस्टाइन जैसी मेमोरी, निकोला टेस्ला जैसी मेमोरी लेके पैदा नहीं हुआ है। हाँ, कुछ एक्सेप्शनल लोग होते हैं जो एक बार में ही, जिनके पास फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, तो हमारे पास वो नहीं है। तो आपका पास बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप जैसे प्रिपेयर कर रहे हैं वैसे ही कीजिए और रिवाइज़ करते रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और दूसरा मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि रिवाइज़ के अलावा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, रिवीजन के अलावा मल्टीपल रिवीजन। मैं तुषार गुप्ता सर को फॉलो करता हूँ कोरा पे, उन्होंने कहा था, मैंने कम से कम 10 से 12 रिवीजन्स दिए थे। अनु कुमारी मैम ने खुद ने, उन्होंने भी 10 से 12 रिवीजन्स दिए थे। तो टाइम लगता है सबको। और माई फ्रेंड्स आर अर्निंग, गेटिंग मैरिड, गोइंग ऑन ट्रिप्स, वेकेशंस, बाइंग कार्स। तो ये तो कॉमन है, मेरे दोस्त गाड़ी ले रहे हैं, मतलब जो भी कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, ट्रिप्स पर जा रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, और आप फिर भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये तो कॉमन डाउट है। आप मोस्ट ऑफ द लोगों से मिलेंगे ना, तो जो मल्टीपल अटेम्प्ट दे चुके हैं, वो आपके जैसे सेम ही फेज से गुजर रहे हैं। और अगर आप ऐसे फेज से गुजरे तो आप बहुत सही जा रहे हैं, क्योंकि ये जर्नी का एक पार्ट है। ये एक जर्नी का पार्ट है, स्ट्रेस नहीं लेना है। जब एग्ज़ाम क्लियर होगा आपको ये सब कुछ मिलेगा। तो इनफैक्ट आप उनसे बहुत साल आगे हो जाएंगे जब आप ये एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। आपको पता नहीं है क्या, ये बहुत हाई लेवल, आपको शायद पता ही होगा, बहुत हाई लेवल की पोस्ट है, बहुत ही हाई। इसके सामने कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई, मतलब ऐसे मैं दूसरे प्रोफेशंस की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, वो भी अपने साइड से बेस्ट है, बट स्टिल आईएएस तक आईएएस है। अभी इसके ऊपर कोई ज़्यादा मैं लेक्चर नहीं दूंगा, वो आप समझ गए, समझने वाले। सॉफ्टवेयर इंजीनियर इतने सारे लोग हैं। एक मैं अभिषेक कुमार या ऐसा कुछ नाम है, कोहरा पे एक सर है, आईएएस है, 2015 के कौन से बैच के। उन्होंने 60 लाख पर एनम की जॉब छोड़ दी थी आईएएस के लिए, और उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला था। वो सेंट जोसेफ ऐसा कोई नाम है कॉलेज का, वहाँ से ग्रेजुएट है। तो आप समझ गए कि क्यों आईएएस में इतनी पावर, भाई पावर है वो, तभी तो नेशनल लेवल पे डी पीएम, स्टेट लेवल पे सीएम, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीएम। तो आप समझ गए इस तीन तीन चीज़ का मतलब आईएएस क्या है। तो वो नहीं देखना है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के गूगल में काम कर रहा है, क्या कर रहा है। गूगल से भी कितने लोग ने आके यहाँ पे आईएएस का एग्ज़ाम दिया है। हमारे कनिष्क कटारिया सर ने 1.4 करोड़ या 5 करोड़ की उनकी पर एनम की जॉब थी साउथ कोरिया में, फिर भी उन्होंने आके यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया। तो रीज़न है यार, आप क्लियर कीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। आई कैनॉट कंसनट्रेट, फोकस, स्टे कंसिस्टेंट। मैं कंसनट्रेट नहीं कर पा रहा, फोकस नहीं कर, तो ये तो ये कि आप डिस्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा रहते हैं। मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन बहुत लोग इग्नोर करते हैं, बहुत लोग हल्के में लेते हैं इस चीज़ को। बहुत ही बेस्ट चीज़, आप पर्सनली इसे कम से कम 25 डेज तक फॉलो कीजिए, आपको रिजल्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा। एक ऑफिसर हैं स्टडी आईक्यू पे, एक आईपीएस ऑफिसर है, उनका नाम रंजन करके कुछ है, मैं पूरा नाम नहीं जानता। अगर आप ऐसा लिखेंगे स्टडी आईक्यू रंजन सर आईपीएस, मुझे उनका पूरा नाम नहीं पता, राजीव रंजन या समथिंग ऐसा ही कुछ नाम है उनका। तो उन्होंने मेडिटेशन के ऊपर एक वीडियो डाला है, और पर्सनली आप इसे ट्राई कर सकते हैं, मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा, ऐसा नहीं कि आपके लाइफ के प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगे, बट ये है कि आपको कैसे रिएक्ट करना है उस पर, और कैसे ओवर रिएक्ट नहीं करना है, उसका आपको एक आइडिया लग जाएगा। आप एकदम शांत, काल्म माइंड के हो जाएंगे, एकदम स्थिर रहेगा आपका दिमाग। ये एनेक्सिटी, डिप्रेशन जो भी है, कंपैरिजन है दूसरों के साथ, तो कंपैरिजन करिए, क्या मिलेगा। आप अपने दोस्तों से अपने आपको कंपेयर करेंगे, उसका एक ही प्रॉब्लम होगा, आपका स्ट्रेस और बढ़ जाएगा। कंपेयर करके आप एक बार शांत बैठिए और आप देखिए, आपको लगता है आप यूपीएससी और कुछ दूसरा कर सकते हो तो कीजिए। अगर आपको आपको लगता है आप अपने दोस्त के साथ कंपेयर करके कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आप दोस्त से कंपेयर करेंगे, आपका और स्ट्रेस बढ़ जाएगा, वो कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आपको और स्ट्रेस बढ़ेगा, यार मैं अभी कुछ नहीं कर रहा, मेरे पेरेंट्स ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। चुपचाप प्रिपरेशन कीजिए, ये यूपीएससी की जर्नी का पार्ट है, ये सब होता ही है। आप मल्टीपल एस्पिरेंट से मिलिए जिन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हैं, वो सब आपको यही रीजंस देंगे।
सो चुपचाप प्रिपरेशन कीजिए, ये सारे थॉट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, सारे नेगेटिव थॉट्स। रोज़ सुबह कम से कम 21 मिनट्स मेडिटेशन के लिए दीजिए। फिर नेक्स्ट है, बैकअप प्लान ज़रूरी है क्या? तो जी हाँ, बैकअप प्लान बहुत ही ज़रूरी है। साइलेंस। बैकअप प्लान बहुत ज़रूरी है। मैंने बैकअप प्लान के ऊपर एक वीडियो डाला हुआ है, आप मेरा बैकअप प्लान वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे बैकअप प्लान्स बताए हैं, जिसमें आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है उन अदर एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। इस पर डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, इसका वीडियो है, आप देख सकते हैं। मैंने करंट अफेयर्स, बैकअप प्लान, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के वीडियोज़ अपलोड किए हैं, आप देख सकते हैं उसे। दूसरा ये है, मैरिज प्रेशर बहुत है एज की वजह से, तो ये खासकर गर्ल्स बहुत ज़्यादा फेस करती हैं, बॉयज़ से तो ज़्यादा ही फेस करती हैं। तो अभी इसके ऊपर एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा आपको। तो फ्रेंड्स, मैरिज के ऊपर जो मैं बोल रहा था कि खासकर गर्ल्स को ज़्यादा फेस करना आता है, वो ये है कि एक लड़की का मैं एग्जांपल दे रहा था। मैंने उसका ब्लॉग पढ़ा था कोरा पर, कि वो उसकी एज 24 या 25 के समथिंग थी, और वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, और उसके घर वाले उसे मैरिज के लिए फोर्स नहीं कर रहे थे। वो उसे कहते थे कि शादी कर ले, शादी कर लो, फिर उसके बाद प्रिपरेशन करते रहना। बट स्टिल वो नहीं मानी, वो बोली कि मैं पहले प्रिपरेशन करूँगी, मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, मेरा ड्रीम है। तो उसके घर वालों ने बोल दिया कि फिर या तो शादी कर लो, या तो घर छोड़ के चली जाओ। तो उसने दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट किया और घर छोड़ कर निकल गई। और ऐसे एक ऑफिसर भी हैं, क्या नाम है उनका, उमुल खेर करके, जिनका 420 समथिंग रैंक आया था। आप इनका इंटरव्यू देख सकते हैं। ये लड़की एकदम सेम, मतलब ये वो उमुल खेर का ही ब्लॉग नहीं है। उमुल खेर मैम ने तो 11th या 12th में अपना घर छोड़ दिया था, तो ये इसने तो 23 या 4 की एज पे या 5 की एज पे छोड़ा है। और ये प्रिपरेशन कर रही है जाकर। उसने लिखा था कि मैं कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ मुंबई साइड की, इधर पे यूपी की लड़की थी ये, और अपने ड्रीम को चेस कर रही है, रोज़ पढ़ाई कर रही है। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा आप घर छोड़िए, फिर भी अपना घर को समझाए, घर वालों को समझाने की कोशिश कीजिए। आप उन्हें सीधा ये बोलिए कि मेरी शादी करने के बाद आपको क्या संतुष्टि मिलेगी जब मैं खुश ही नहीं रहूँगी। ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है, आप उनको बोलिए कि आप सच में खुश रहेंगी। आप उनसे सिर्फ इतना पूछिए कि मेरी शादी कराने के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। हाँ, मेरी शादी हो गई, आपको ताने नहीं सुनने पड़ेंगे, बट स्टिल आप मुझे सच में प्यार करते हैं तो मुझे मेरा ड्रीम फॉलो करने दीजिए। वरना आप ऐसे समझाइए उन्हें कि शादी करने के बाद मैं खुश तो नहीं रहूँगी ना, जबकि मैं कुछ बन ही नहीं पाई। क्या यही आप उन्हें, पेरेंट्स से ओपनली बात करना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ उनसे इतना कहिए कि मेरी खुशी, मतलब आप लोगों की खुशी क्या मेरी सिर्फ शादी कराने में ही है। तो मतलब बस वो बात है, शादी सब कुछ नहीं होता। हाँ, करना ज़रूरी है, बट ड्रीम्स भी बहुत ज़रूरी है, कुछ बनना बहुत ज़रूरी है। तो आप बनिए, और ऐसा करके पेरेंट्स को समझाइए, उन्हें बोलिए कि सिर्फ शादी से मैं खुश नहीं रह सकती। अगर अगर और अगर वो कहते हैं कि मैं हमारे तुम्हारी शादी करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो उन्हें बोलिए कि ये आप लोग अपना स्वार्थ निभा रहे हैं, आप लोग सेल्फिश बन रहे हैं, क्योंकि आप लोग सिर्फ मेरी शादी कराना चाहते हैं, मेरे ड्रीम्स पूरे नहीं होने देना चाहते, और आप कोई फालतू काम तो कर नहीं रहे, आप आईएएस बन रहे हैं। तो थोड़ा डिटेल में आप समझाने की कोशिश करेंगे तो वो मान जाएंगे। अभी इसके ऊपर मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, मैं खुद एक गर्ल तो नहीं हूँ, बट स्टिल मेरी भी बहनें हैं, मैं जानता हूँ, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरा ये है कि कौन से कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ फॉलो करने चाहिए। तो आप टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं, जो टॉप पे चल रहे हैं वो इंसाइट्स ऑन इंडिया के ही हैं, और विजन आईएएस के तो खासकर नंबर 1 पे हैं। और एक है, आप नेक्स्ट आईएएस के कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं, ये बहुत अच्छे हैं। और हाँ, बाजीराम के तो आपको पता ही है। और अगर आपको फ्री टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो बस गूगल पर एक चीज़ लिखिए, फ्री यूपीएससी मटेरियल। ये एक वेबसाइट है, इसमें आपको पिछले साल के बहुत से टेस्ट सीरीज़ फ्री में मिल जाएंगे, सीसेट के, प्रीलिम्स के, जो भी है, आप उस पर अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा ये कि वैसे तो विजन आईएएस और इनसाइट्स ऑन इंडिया और बाजीराम बेस्ट रहेगा टेस्ट सीरीज़ के लिए। ऑप्शनल तो अगर सोशियोलॉजी के ऊपर आपको किसी को डिटेल में स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो चाहिए सोशियोलॉजी के लिए, क्योंकि मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी ही है, उसमें मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ।
ऑप्शनल के लिए कौन सी टेस्ट सीरीज़ अच्छी है तो वो आपके ऑप्शनल पे डिपेंड करता है, मैं हर ऑप्शनल का तो नहीं बता सकता। पर सोशियोलॉजी की अगर मैं बात करूँ एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेके, तो इनसाइट्स ऑन इंडिया एक, और विजन आईएएस, और एक स्लीपी क्लासेस है, तो इतने 3 इनफ है। और एक केएसजी के ले सकते हैं, खान स्टडी ग्रुप के, ये एक बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो इतने इनफ है। मल्टीपल कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ करने से एक आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि हर कोचिंग वाले अपने हिसाब से अलग अलग क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। कोई बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, तो कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल के कंसेप्ट वाले क्वेश्चन पूछता है, तो आपका हर एक तरीके से सारा डायमेंशन कवर हो जाएगा। और मोस्टली जितने भी ह्यूमैनिटीज़ वाले मैं बोलूँ तो उनके लिए भी इन्हीं इंस्टीट्यूट के कोचिंग टेस्ट सीरीज़ बेस्ट रहेंगे। बाकी टेक्निकल सब्जेक्ट्स का तो मैं श्योर नहीं कह सकता, बट उनके ऊपर भी बहुत से वीडियोस अपलोड है, तो आप चेक कर सकते हैं गूगल पर, ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं कोरा पर जाकर। फिर सर सॉरी, ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए, तो इसे थोड़ा पेशेंस के साथ, थोड़ा ओपन माइंड के साथ सुनना बहुत ज़रूरी है। सर हार्मोन्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, मतलब ये मैं डायरेक्ट तो नहीं लिख पाया क्योंकि मुझे इसके अलावा कोई दूसरी लाइन नहीं समझ में आई कि मैं कैसे लिखूँ इसे। तो ये एक चीज़ है कि ये जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होती है, ये सबको होती है एक टाइम पे, इसे कंट्रोल करना ब्रह्मचर्य फॉलो कीजिए कुछ टाइम तक। ऐसा नहीं कि अखंड ब्रह्मचर्य करने बोल रहा हूँ, पर वो जो जो लिक्विड, मतलब जो वो होता है हमारी बॉडी में, सीमन बोलिए या आप ओवम बोलिए, फीमेल्स के साइड से अगर मैं बोलूँ तो वो बहुत ही, आप अगर आप गलत आदत में लग जाएंगे, बैड हैबिट्स में, तो आपको पता नहीं है, खास करके मैं बॉयज़ बहुत अच्छे से जानते होंगे कि गर्ल्स का भी सेम ही है कि आप ये सब गलत हैबिट्स में आपके मन में लग जाएंगी ना, तो आपको नींद बहुत आएगी। अगर आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, ये चीज़ आपको आलसी बना देती है, इतनी बुरी आदत होती है। ये ऑलमोस्ट दुनिया के 99% लोग में रह चुकी है ये आदत। सब ने इस चीज़ को कभी ना कभी लाइफ में किया ही है, बुरी आदत में लगे हैं। तो इससे बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन को पूरा भंग कर देगा, बेकार कर देगा। क्यों? क्योंकि आपको सुस्ती आ जाएगी, बॉडी में लेजीनेस आ जाएगी, आपका फोकस नहीं रहेगा, आपके मन में अजीब प्रकार के एकदम वियर्ड थॉट्स आने लगेंगे, एकदम एडल्ट फोटोज़ आपके, मतलब इमेजेस आप मन में इमेजिन करने लगेंगे, फैंटेसाइज करने लगेंगे किसी पर्टिकुलर वुमन को देख के या किसी पर्टिकुलर मैन को देख के। ये गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए है। जैसे आपका पूरा सामने वाले ऑपोजिट जेंडर को देखकर आपका पूरा नज़रिया ही बदल जाएगा, आप हमेशा उनको सेक्सुअली अपने मन में इमेजिन करेंगे। तो ये एक बहुत, इसीलिए कहता हूँ ये आपको पूरा यूपीएससी प्रिपरेशन ख़राब कर देगा। इसमें आपको अपने हार्मोन्स को कंट्रोल रखना है, मेडिटेशन कीजिए, अच्छे गाने सुनिए, एडल्ट चीज़ों वाली इमेजेस से, ये जो क्रिंज सॉन्ग्स बनते हैं बॉलीवुड के, बहुत सारे आजकल फालतू गाने बन रहे हैं जिसमें वुमन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, मतलब आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये बहुत ख़राब चीज़ें हैं, तो ये आपको नहीं करना है, ऐसी चीज़ों से दूर रहिए। आप एक बार देखेंगे ऐसे एडल्ट वीडियोस देख लेंगे, या फिर ये एक बार इस गलती को कर लेंगे, गलत आदत को, तो ये है कि ये एक गलती आपको पूरा 1-2 महीना आपके खा जाएगी। आपको लगेगा फिर एक बार कर लेता हूँ, ऐसा कर लेता हूँ, वैसा कर लेता हूँ। जितना जल्दी इस पर कंट्रोल पा सकते हैं पा लीजिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पूरे यूपीएससी में, सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे गर्ल्स हो या चाहे बॉयज़। इससे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। शादी हो जाएगी तब कर लीजिए, क्या दिक्कत है। लाइफ में सिर्फ सेक्सुअल प्लेजर ही सब कुछ नहीं होता। जाके वर्ल्ड टूर कीजिए, इंडिया का टूर कीजिए, मनाली जाइए, शिलोंग जाइए, ऊटी जाइए, मसूरी जाइए, घूमिए, दोस्तों के साथ बात कीजिए, किसी को डेट पर टूर पर लेके जाइए, उन्हें अपनी मॉम को डेट पर लेके जाइए, उन्हें खिलाइए पिलाइए, घुमाइए अच्छी जगह। अपने पेरेंट्स को डेट पर लेके जा सकते हैं, पेरेंट्स को सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही थोड़ी होते हैं। ऐसे थोड़ा फैमिली टाइम स्पेंड कीजिए, अकेले मत रहिए, अकेले रहना बहुत ख़राब चीज़ है। हाँ, अगर लेकिन प्रिपरेशन के टाइम अकेले रहना होता है, प्रिपरेशन के टाइम, ये तो मैं समझ सकता हूँ, बट स्टिल आप मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग हैं आपको तभी पता चलेगा जब अकेले आप बैठे हैं और प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके मन में ये थॉट्स आ रहे हैं, और फिर भी आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप मेंटली स्ट्रॉन्ग है। बट अगर आप अकेले बैठे हैं और आपके मन में थॉट्स आ रहे हैं और ये थॉट्स आपके ऊपर हावी हो रहे हैं और आप गलत काम कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आप मेंटली बहुत कमज़ोर इंसान है, बहुत कमज़ोर। तो वो कहते हैं ना, जो इंसान प्रॉब्लम से दूर रहता है वो सेफ रह सकता है प्रॉब्लम से, बट जो इंसान प्रॉब्लम में रहकर अपने आप को
उसमें बचाए रखे, उससे वो सेफ भी रहता है और उससे स्ट्रॉन्ग भी कहते हैं, उसे बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान कहते हैं, मेंटली और फिजिकली कैसे भी। तो ऐसा बनिए। कुछ ज़्यादा लंबा बोल दिया मैंने इसके ऊपर, बट टॉपिक ही ऐसा था, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, जितना छोटा दिखता है इसके बारे में लोग ओपनली बात नहीं करते। तो ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा, सोचा इसे लिख दूँ। फिर एक है हाउ मैनी आवर्स टू स्टडी। तो मैं सीरियसली बोलूँगा, स्टार्टिंग में अगर आपको आइडिया नहीं है, आपके पास टाइम अच्छा खासा 1-1.5 साल का है, तो आप पहले रोज़ 3 घंटे पहले दिन 3 घंटे दीजिए, दूसरे दिन 3.5 घंटे दीजिए, ऐसे आधा घंटा बढ़ाइए। और धीरे धीरे करके जब आपको हैबिट लग जाए, आप 10 घंटा 12 घंटे टच कर लेंगे। तो ऐसा करके आप पढ़ते रहिए, 10-12 घंटे देते रहिए, साल 1.5 साल भर आपका एक अच्छी खासी हैबिट लग जाएगी। मिनिमम आपको इतना टाइम चाहिए ही चाहिए पढ़ाई के लिए। पर जिनको हैबिट नहीं है उनके लिए मैंने बोला 3-3.5 घंटे से आप शुरू कीजिए। आपको हफ्ते भर में या 10 दिन में आदत लग जाएगी 10-12 घंटे पढ़ने की। तो आप ये अप्रोच फॉलो कर सकते हैं, 2-4 घंटे से भी शुरू कर सकते हैं। तो मिनिमम 10 से 12 घंटे रोज़ आपको देने हैं पूरे 18 मंथ्स तक, इतना टाइम इनफ है। पर मेन मैटर करता है आपका उस पर्टिकुलर दिन का सिलेबस कवर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेट फ्रेंड्स, 1 मिनट। हाँ, तो ये मैं बोल रहा था कि आपका मेन उस दिन पर्टिकुलर डे का सिलेबस कवर होना चाहिए, एक टॉपिक कवर होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं। जैसे अक्षर जैन सर ने अपने वीडियो में कहा है कि मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था, मैं अपने सिलेबस के हिसाब से पढ़ता था। अगर मुझे लगता है कि मेरा उस दिन का सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो मैं 14 से 15 घंटे भी देता था। तो वैसा चला, अगर आपका वो पर्टिकुलर टॉपिक 8 घंटे में कवर होगा तो चुपचाप उसे कंप्लीट कीजिए और आराम कीजिए, और नेक्स्ट डे की तैयारी कीजिए बाद में। और नहीं कवर हो रहा है तो भले जितने घंटे लग रहे करिए, क्योंकि आप डिले करेंगे तो ये प्रोक्रेस्टिनेशन वाली आपको आदत लग जाएगी। तो डिले नहीं करना है। और दूसरा ये कोई फिक्स टाइम टेबल तो मैं इसका बोल नहीं सकता, वो तो आपका सिलेबस कवर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 10-12 घंटे में प्रिपरेशन कर ही लेंगे, कुछ लोग 8-10 घंटे में भी कर लेते हैं। तो आपका सिलेबस कवर होना चाहिए, उस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाइए। पर 10-12 घंटे इज़ रिक्वायर्ड मेरी नज़र में, तो इतना ही है। सो व्हाट टू डू व्हेन टायर्ड। तो जब आप थक जाएं तो इसका बेस्ट काम, तो ऐसे तो मैं इसके ऊपर कोट बोलूँगा, इफ़ यू आर टायर्ड डू इट टायर्ड। अगर आप थके हुए हैं तो थकते हुए ही प्रिपरेशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको लग रहा है मर रहे जी रहे जो भी है, आप वैसे ही प्रिपरेशन कीजिए। बहुत ही कट थ्रॉट कंपटीशन है यूपीएससी, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का। इसमें कोई दया वया नहीं मिलती, प्रोफेसर्स भी बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो भाई आप इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको लग रहा है धीरे धीरे ऐसे निकल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हार्डवर्क देना पड़ता है। टॉपर्स एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जब स्पीच देते हैं, टॉक्स देते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जाके, तो अपना स्ट्रगल पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं। तो सारा स्ट्रगल ही भूल जाते हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद, और हैप्पीली आपको कुछ भी बोल देते, अरे मैंने 4-5-6 महीने पढ़ लिए, क्लियर कर दिया, ज़्यादा टफ एग्ज़ाम नहीं। रियलिटी ये है, आप प्रिपरेशन कीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कितना टफ है। तो उस हिसाब से आपको चलना है। अगर आप थक गए हैं तो थोड़ा सा आराम कर लीजिए, आपके बॉडी को आराम की ज़रूरत है। आराम कीजिए, सोना नहीं है, आराम करना ज़रूरी है। कभी भी हम थकते हैं तो हमारी बॉडी को नींद की ज़रूरत कभी नहीं, आराम। सिर्फ जब तक आराम मिलने बॉडी, यहाँ आपको लगता है इनफ आराम मिल चुका है, बस उतना इनफ है। चुपचाप उठिए, फटाक से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए और वर्कआउट कीजिए, इससे आपको एनर्जी बहुत ज़्यादा आएगी। लोग बहुत आलसी हो जाते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन में, जबकि उन्हें लगता है यार ये क्या आधा 1 घंटा वर्कआउट करेंगे, इससे अच्छा और इसको भी प्रिपरेशन में लगा देते हैं। आपको रियल नहीं पता, अगर आप रोज़ आधा 1 घंटा वर्कआउट करेंगे तो उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आप सब्जेक्ट को अच्छे से ग्रास्प कर पाते हैं। फिर दूसरा ये है मतलब थिंग्स टू गिव अप। आपको मतलब गिव अप करने के विचार आते हैं मन में, थॉट्स आते हैं कि अभी छोड़ दूँ, हार मान जाऊँ, कुछ कुछ कम कर लेता हूँ। तो ये आपको क्यों आता होगा? अगर आप मल्टीपल अटेम्प्ट दे चुके हैं, आपको खुद पर से भरोसा उठ गया, अगर आपको लगता है आप एवरेज है, मैं नहीं क्लियर कर पाऊँगा, तो ये विचार भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इससे क्या होता है, इंसान अपना बैकअप प्लान बनाता है। क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम ऐसा है, कोई सिलेक्शन का पूरा कंफर्म चांसेस नहीं। तो आप तो सही ही है ये थॉट्स का, एक तरफ से पॉजिटिव तरह से देखें तो सही ही है। आपके बैकअप प्लान होना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात तो आप अपना बेस्ट दीजिए। स्टार्टिंग का 3 अटेम्प्ट्स आप फुल टाइम प्रिपरेशन के साथ दीजिए, क्योंकि मिनिमम 3 अटेम्प्ट्स आपको बेस्ट तरीके से देने ही चाहिए। जिस दिन
निकल गया चांदी ही चांदी हो जाएगी आपकी, और नहीं निकला तो आप अपना बैकअप प्लान रखिए, पर अपना बेस्ट दीजिए। इतने सारे एवरेज लोग हैं जो क्लियर कर रहे हैं। आप बस इतना इमेजिन कीजिए कि आप उस पोस्ट पे पहुंच गए। अपने मन में जब भी ये थॉट आया ना, तो मन में तो पहले इमेजिन करने का आपके मन में होना चाहिए कि हाँ आप उस पर्टिकुलर पोस्ट पे पहुंच गए हैं। आपको एक फील होना चाहिए। इमेजिन कीजिए आपको अपने स्कूल के प्रिंसिपल आपको चीफ गेस्ट बन के बुला रहे हैं, ऐसा वैसा गाइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मतलब आपको आपके फैमिली को एक स्पेशल तरीके रिस्पेक्ट मिल रही है एकदम, मतलब पूरा ड्रास्टिक चेंज आ जाता है लाइफ में। तो वो हिसाब से आप सोचिए। तो ये एक चीज़ है। तो मैं ये कह रहा था कि आप अपने आप को इमेजिन कीजिए, वो आपको हैप्पीनेस वाली, आपको पूरे सोसाइटी में इज्जत मिल रही है, आपको न्यूज़ चैनल वाले आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स है वो आपको स्ट्रेटजीज़ के लिए पूछ रहे हैं। तो ऐसा मतलब एक फीलिंग आपको होनी चाहिए। इमेजिनरी फीलिंग बहुत ज़रूरी है, जो हमें लगातार कंसिस्टेंट रखती है हमारे प्रिपरेशन में आगे बढ़ने के लिए। तो आपको इमेजिनरी भी होना बहुत ज़रूरी है कि आपके पेरेंट्स पे वो हैप्पीनेस, आप जब आपको आपके डैड गले लगाएंगे, जब आपको अपने फैमिली ने भी एक टाइम के लिए छोड़ दिया था कि नहीं यार इस पर तो भरोसा नहीं कर सकते, इसका कुछ नहीं होने वाला है, तो वो एकदम आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। बस भरोसा रखिए। और ये मैंने एक एग्जांपल लिखा, लाइक योर डैड नेवर लेट यू स्लीप। जैसे आपके पिता, आपके मॉम डैड, मम्मी पापा, माता, जो भी है, आपके पेरेंट्स फैमिली वाले आपको कभी भी आधा पेट खा खिलाकर तो नहीं सुलाते, मतलब आधा खाना तो नहीं देते, पूरा पेट भर ही खाना देते। तो आप उन्हें आधी मेहनत का नतीजा क्यों दे रहे हैं? आप पूरी मेहनत का नतीजा दीजिए। जैसे स्कूल में वो पूरी आपकी 25,000 की फ़ीस है, भर रहे हैं 30,000 जो भी है, तो वो आपको साइंस वाले स्कूल के सर, आपके जो प्रिंसिपल है, ऐसा तो नहीं बोलते कि आपके बच्चे ने आज साइंस के 4 चैप्टर्स कम पढ़े तो मैं इसकी 2,000 फ़ीस कम लूँगा। फ़ीस तो वो पूरी ही लेते हैं, आप पढ़े या ना पढ़े। तो वैसे ही जब वो अफर्ट पूरा लगा रहा है, आपकी फ़ीस पूरी भर रहे हैं, आधा आधा दिल से काम नहीं कर रहे, पूरे दिल से काम कर रहे, तो आप क्यों उन्हें आधा फल दे रहे हैं? पूरा फल दीजिए उनकी मेहनत का, पूरा फल दीजिए, बेस्ट कीजिए अपना। तो ये कुछ चीज़ें थी। और बस इतनी सी चीज़ें थी। और इसका एक ही सॉल्यूशन है फ्रेंड्स कि देखिए, एक ही लाइफ है, एक ही फैमिली है, और अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है इस लाइफ में। तो अपना बेस्ट दीजिए, क्योंकि मरने के बाद कोई नहीं पूछना। आपको वो किताब पढ़नी चाहिए, हु विल क्राई व्हेन यू विल डाई। ये बहुत ही मस्त किताब है। और दूसरी एक और है कि व्हेन ब्रीथ बिकम्स एयर। आपको ये 2 किताबें पढ़नी चाहिए। आपको इनसे लाइफ का बहुत अच्छा खासा पर्सपेक्टिव मिलेगा। आपको आप अपना लाइफ में बेस्ट देंगे तब। मरने के बाद क्या होगा? 2 महीने 3 महीने लोग रोएंगे, फिर सब अपने पुराने काम पे निकल जाएंगे। आपके सारे ड्रीम्स चकनाचूर हो गए, पूरे ख़त्म हो गए, ऑलमोस्ट वैनिश हो गए। क्या मतलब हुआ उसका? तो ये बात है, अपना बेस्ट दीजिए, अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास। फिर नाउ आई वांट नथिंग, जैसे ये कि मैं अभी कुछ नहीं चाहता एक्सेप्ट माय पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स हैप्पीनेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम ज़िंदगी में काम क्यों करते हैं, कुछ बनना क्यों चाहते हैं? अपने फैमिली के लिए। और मेरा नज़र तो यही है, मैं खुद के लिए इतना कुछ नॉर्मल सिंपल लाइफ ज़्यादा पसंद करता हूँ। खाना पीना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट, मतलब एम्बीवर्ट वैसे तो मैं, पर फिर भी मैं एकदम सिंपल लाइफ ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो ये एक चीज़ है। और मुझे मेरे फैमिली के हैप्पीनेस के अलावा कोई दूसरा ज़्यादा टॉपिक पसंद नहीं है। और लास्ट में ये चीज़ अपने फ़ोन में वॉलपेपर बना कर रख लीजिए, आई कैन डू इट एंड आई विल। आप जब पढ़ेंगे तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि अगर हम नेगेटिव चीज़ें देखते हैं तो हमारे मन में नेगेटिव थॉट्स ही आते हैं। अगर आप रोज़ पॉजिटिव कोट्स पढ़ेंगे तो आपको रोज़ पॉजिटिव फीलिंग ही आएगी। तो ना आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर लिसनिंग टू मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।